हरिद्वार लोकसभा चूंकि एक बड़ी लोकसभा है और उत्तर प्रदेश की सीमा से भी जुड़ती है, तो कई समस्याएं और कई चीज़ें ऐसी है जो यूपी और उत्तराखंड में दिखती है। इस वक्त ये वो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने वोट डालना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार लोकसभा में चूंकि किसान, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पे किसान रहते हैं और किसानों का यहाँ वर्चस्व है। और क्या मानते हैं, किस तरीके से ये सोचते हैं कि किस इस बार की वोट किसको देंगे। वैसे मैं एक चीज़ जानना चाह रहा कि इस बार वोट का मुद्दा क्या होगा और क्या लगता है कि हम इस कैंडिडेट को इसको वोट देंगे और हमारे क्षेत्र का काम होगा। देखिए, कुछ एक दो समस्याएं हैं। जैसे अभी बाढ़ आई थी, लास्ट टाइम में बाढ़ आई है, हमारे सोलानी का बंदा मजबूत नहीं है किन्हीं किन्हीं कारणों से। तो ये इस तरीके के मुद्दे हैं। देखिए, बाढ़ आती है, फिर फसल खराब होती है, किसानों की फसल खराब होने। देखिए, मार्केट में रौनक किससे है? मार्केट में रौनक है किसानों से। अब जब किसानों की इनकम नहीं होगी तो बाजार में नहीं जाएगा, बाजार में नहीं जाएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, दुकानदार कैसे बढ़ेंगे? दुकानदार सामान लेते हैं, तब वो होलसेलर से खरीदते हैं, तब जाके देश का विकास होता है। मान लो जब किसान परेशान है, तो ऐसा नहीं है। इस बार माहौल अच्छा है बीजेपी का। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी जीतेगी तो जो समस्या ये बाढ़ वाली है ये भी जरूर दूर होगी, 100% दूर होगी। हमारे पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने बहुत इस क्षेत्र के लिए कार्य किया है। बहुत सारी विकास योजनाएं उनके द्वारा करी गई हैं। माननीय हमारे सांसद निशंक जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है। और देखिए, गाँव तो स्पेशली उन्होंने गोद भी लिया था। यहाँ बहुत सारे विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं। बिल्कुल, ये गांव निशंक चूंकि यहाँ पे भाजपा के सांसद रहे हैं और उनका एक गोद लिया गाँव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गांव को गोद ले और उसका विकास करे और एक मॉडल के रूप में आएगा, ताकि उसके बाद अलग अलग जगहों पर यानी और दूसरे गांवों को विकास करे। बस अब चूंकि अब इस क्षेत्र में मैं देख रहा था खेत बहुत है। अभी आपके सहयोगी ने भी कहा है कि किसान महत्वपूर्ण है और भारत में अगर किसान मजबूत है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आपको लगता है कि और भी बहुत सारे काम होने चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, इनको लेकर और काम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए जी। पानी की जो समस्या इस क्षेत्र को पूरे में ही है। एक तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही, पानी की या जल की समस्या बहुत बनी हुई है क्षेत्र में। सबसे बड़ी तो वो समस्या पानी की है। और यहाँ एक बड़ा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। हरिद्वार जाना पड़ता है, एम्स में जाना पड़ता है या देहरादून जाना पड़े। सबसे बड़ी है मेडिकल की फैसिलिटी की आवश्यकता है। और जी कई समस्या और भी हैं भाई। किसानों के लिए भी यहाँ एक कृषि का हम चाहते हैं कि कोई केंद्र टाइप या उससे भी बड़ी, जैसे कि धनौरी है, कहीं यहाँ हमारे जिले में बाहर भी है। कृषि के विषय में शोध के लिए एक संस्थान जरूरी है यहाँ। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि कृषि के लिए संसाधन हो, तो कम से कम किसानों को वहाँ बहुत सारी चीज़ है। बाबू जी, आपका नाम क्या है? नाम राज है जी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आप तो बहुत सारे आपने वोट डाले होंगे, बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। लगता है कि ये वाली सरकार काम कर रही है या फिर बदलने की ज़रूरत है? नहीं, देखो बात ऐसी है जी, सरकार तो ये ठीक है, पैसा भी दे रही, नाज भी दे रही, बस इतनी सुनाई नहीं हो रही इसके इलाके की। ये जो बाढ़ आती है, पैदा मरती है, बताओ, ये भी सबकी गन्ना मर गया, किसी के धोरा बच रहा है तो 500-600 क्विंटल लेकर जिबाग बो रहे हैं। सरकार इसकी बांध की इंतजाम नहीं करती। बाढ़ आती है, हर साल गन्ना मर जाता है, पैदा मर जाती है। पिछले साल बाढ़ आई थी, काफ़ी सारी पानी हो गया था इधर। वही समस्या सबसे बड़ी है। हाँ जी। तो आपके सांसद महोदय या फिर विधायक या सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उसने कुछ किया? यहाँ कोई नहीं कुछ भी करा जी। देखो, ये सड़कें यही देख लो, टूटी पड़ी सारी हमारी। बिल्कुल, सड़कें टूटी है। ये वो मूलभूत सुविधा है कि कहते हैं कि सड़क जहाँ होगी विकास अपने आप पहुंचेगा, लेकिन अगर सड़क टूटी है तो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि विकास किस तरीके से। वैसे आपका नाम क्या है? मंदिर पाल है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे पानी की समस्या यहाँ पे पिछली बार बाढ़ आई थी और किसानों की फसल का नुकसान हुआ था, सड़कें भी टूटी थी, उसके बाद कुछ हो पाया? और अब जो क्योंकि वोटिंग होनी है 19 तारीख को, उसमें क्या मुद्दे लेके आप वोट डालने जाएंगे? ऐसा है जी, जो समस्या है लगातार चली आ रही है, सड़कें, पानी, ये वगैरह वगैरह सब। लेकिन मैं एक बात ही कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारे सब काम हो। बस कुल मिलाकर बात यही। आपको लगता है उन्होंने काम किया? बिल्कुल, काम बहुत किए हैं उन्होंने, बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान की जो आय दुगनी हो, किसानों के काम हो, क्योंकि किसान अगर मजबूत होगा देश मजबूत होगा। बिल्कुल, अगर किसान मजबूत होगा देश मजबूत होगा। किसान को कुछ मिलेगा तो बाजार में जाएगा, बाजार की उन्नति होगी, मजदूर की उन्नति होगी, सारा काम उन्नति का होगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम जी। अच्छा, आप चूँकि यहाँ पे किसान भी है, काम भी करते हैं, मजदूर है, तो आपको मजदूरी का सही दाम मिल पाता है? आपका ठेकेदार दे पाता है? काम आपको ठीक मिल पाता है? क्योंकि काम होना ज़रूरी है। काम तो यहाँ रोजगार की तो कमी है जी, रोजगार तो इतना है ही नहीं। बताओ, किसान का होगा तो हम भी कर लेंगे मजदूरी, और जब मजदूरी नहीं किसान का नहीं होने का तो हम कहाँ कर लेंगे?
फिर दूसरी बात यह हो जी, गांव में जो सड़कों पर पानी फैला फिर रहा है, गांव में जोड़ों की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो गांव का सुधार नहीं हो रहा। तो हम तो ये चाह रहे थे गांव में जोड़ होने चाहिए। पानी बताओ, इतने पानी में निकल कर गाँव में को मेहमान आओगे वो भी गाड़ी दे रहे हैं, तो वो सुविधा नहीं हो पा रही हमारे यहाँ से, तो वो जरूरी है। बिल्कुल। ये वो तमाम जो लोग हैं, अलग अलग प्रकार का, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई यहाँ पे बिजनेस करता है, सभी का यही कहना है कि विकास होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ज़रूर पूरी होनी चाहिए, चाहे वो सड़क है, बिजली पानी है, और ख़ासकर जो किसान है उनका ये कहना है कि फसल के जो दाम है वो सही मिलने चाहिए और जो नुकसान आता है उसकी भी भरपाई हो। लेकिन फिलहाल ये आश्वस्त है कि इनके सांसद ने यहाँ पर काम किया है, आश्वस्त है कि काम हो रहे हैं, लेकिन इस बात की भी उम्मीद है कि और आगे अधिक काम होंगे। गोवर्धनपुर से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले पांचों लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो सभी पर प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। अगर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में हरिद्वार लोकसभा की बात करें, चूंकि हरिद्वार लोकसभा में इस वक्त मौजूद और मेरे पीछे हर की पैड़ी है जो पूरे विश्व में अपनी खास पहचान रखती है। हरिद्वार लोकसभा की अगर बात करें तो हरिद्वार लोकसभा में 14 विधानसभाएं आती है। उत्तराखंड की सभी लोकसभा में 14 विधानसभाएं आती है। हरिद्वार जिले 11 विधानसभाएं और देहरादून की 3 विधानसभाएं हरिद्वार लोकसभा में है। इसके अलावा मुख्य मुकाबला यहाँ पर 2 नहीं बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलीय के बीच में है। जमीन जो बसपा से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से और वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। अब ऐसे में इस लोकसभा की अगर बात करें तो 20 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटर्स इसी लोकसभा में है। दूसरी बात अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम कास्ट की बात करें तो मुस्लिम यहाँ पर करीबन 25 से 28% है। इसके अलावा दलित वोटर सेकंड नंबर पे आते हैं, ओबीसी तीसरे नंबर पे आते हैं, मिश्रित वोटर्स आते हैं और इसके अलावा पहाड़ी वोटर्स बड़ी संख्या में रहते हैं। क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। जो इससे पहले सांसद थे पूर्व मुख्यमंत्री निशंक, उनका टिकट काटा कि 2014 और 2019 में वो यहाँ से जीते हैं। अब ऐसे में बीजेपी तीसरी बार ये दावा कर रही है कि यहाँ चुनाव जीतेंगे, लेकिन दूसरी ओर हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत मैदान में है। हरीश रावत की पूरी राजनीतिक कैरियर यानी उनका राजनीतिक यात्रा थी 50 साल की, वो पूरी इस पे यहाँ पर लगी इस चुनाव में। इससे पहले अगर 2014 की बात करें तो रेणुका रावत को उन्होंने चुनाव लड़ाया था कांग्रेस ने, वो उनकी पत्नी है हरीश रावत के, लेकिन यहाँ पर वो चुनाव हार गई थी। इसके अलावा अमरीश कुमार आए थे, अमरीश कुमार भी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और 2019 में वो भी चुनाव हारे। लेकिन अब ऐसे में वीरेंद्र रावत आए, वीरेंद्र रावत उम्मीद की जा रही है कि वो इस सीट को जीते, क्योंकि हरीश रावत यहाँ पर पूरी तरह से खुद मैदान में है और उम्मीद की जा रही थी, जो लोगों से बातचीत हो रही थी उनका ये कहना था कि अगर हरीश रावत चुनाव लड़ते तो रिजल्ट कुछ और होगा। यानी हो सकता है कि चुनाव आने के बाद, ये तो भविष्य के घर में छिपा है कि क्या होता है, लेकिन हो सकता है अगर हरीश रावत यहाँ पर चुनाव लड़ते तो और चुनाव का अलग रंग होता। लेकिन फिलहाल अगर पूरे चुनाव की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा में 14 विधानसभाएं, इसमें से 6 बीजेपी के पास है, 5 कांग्रेस के पास है, 1 निर्दलीय है, बसपा है। यानी तो जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर में है। अगर पहाड़ी सीटों की बात करें, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार अगर बात करें तो हरिद्वार में भी वोटर है, लेकिन देहरादून की 3 सीटें है, धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश, पर पहाड़ी वोटर्स काफी बड़ी संख्या में है। पिछले बार चुनावों के आंकड़े देखे गए थे तो इन 3 सीटों से पर वोट बीजेपी को पड़ा था और बीजेपी ने वहां से काफी बड़ी लीड ली थी। अब ऐसे में हरिद्वार अगर बात करें तो हरिद्वार के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा वोट कास्टिंग अलग सिस्टम है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो वोटिंग का पैटर्न है वो हमेशा अलग होता है और शायद वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हरीश रावत क्योंकि बेटे लड़ रहे हैं तो सीधे तौर पर हरीश रावत का नाम आ रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और बसपा और इसके अलावा निर्दलीय भी यहाँ पर दमखम दिखा रहे हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में यहाँ पर काफी बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, सड़कों में जलभराव के मुद्दे हैं। शहरों की बात करें तो शहरों में चौड़ीकरण, सड़कों में ट्रैफिक जाम और बरसात के समय यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि बरसात के समय यहाँ पर जलभराव हो जाता है। इसी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है हरिद्वार, वहां पर भी पिछली बार काफी नुकसान हुआ था किसानों को, उनकी फसलें पानी में डूब गई थी क्योंकि काफी सारा क्षेत्र जलभराव की स्थिति में आ गया था। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है प्रत्याशियों का, वो कैसे चुनाव जीतते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चुनाव की बात करें, जब उत्तराखंड बना था यानी 2002 में यहाँ पर सबके
जो सांसद बने थे, उसके बाद 2009 में जब चुनाव हुआ था तो हरीश रावत जो लगातार अल्मोड़ा और उन सीटों पे चुनाव हार रहे थे, लेकिन वो 2009 में मैदान में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं और हरिद्वार उनको जीत का तोहफा देती है। उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं और उनका जो राजनीतिक सफर है वो एक बार फिर से उछल मारता है और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उसके बाद 2014 में जब मोदी वेव आती है, यानी मोदी लहर आती है, तो लगातार कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। रेणुका रावत ये चुनाव हारती है 2014 में, 2019 में अमरीश कुमार चुनाव हारते हैं। अब ऐसे में लगातार बीजेपी जीत रही है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि तीसरी बार भी वो सीट को जीतेगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशी बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता था कि हो सकता है यहाँ पर नुकसान हो। ऐसे में उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को दिया और त्रिवेंद्र रावत की बात करें तो उनकी जो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र है, यानी जहां से वो विधायक रहे और मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने ही शागिर्द को एक टिकट दिया और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जीत की वो विधानसभा बनी, यानी 29,500 से उनके जिन्होंने उनको टिकट दिलवाया था वो गैरोला यानी जो विधायक मौजूदा विधायक है वो वहां पर चुनाव जीते। यानी ये माना जा रहा है कि पहाड़ी वोटर है वो त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में जाएगा। इसके अलावा अन्य जो मिश्रित जो वोटर्स है वो भी त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में जाएगा। ऐसे जिस तरह से माहौल रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ पर मुस्लिम वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में है, करीबन 5 से 6 लाख के करीब मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोट अगर यहाँ पर एक तरफा अगर कांग्रेस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ये सीट जीतने का एक मौका है। लेकिन क्योंकि बसपा और एक निर्दलीय जो खानपुर से मौजूदा विधायक भी है वो और वोट काटते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के पास नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को यहाँ फायदा मिलेगा। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ पे जो गेम प्लान है वो लंबे समय से चला है। यहाँ पर जेपी नड्डा ने आकर यहाँ पे बैठ के यहाँ पर बड़े नेता आए हैं, आरएसएस के लोग लगातार यहाँ पर बैठ के करते रहे हैं, मौजूदा यहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं। बीजेपी का संगठन अगर बात करें तो बीजेपी का संगठन यहाँ पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। कांग्रेस के लिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि कांग्रेस के हरीश रावत है सिर्फ कांग्रेस के नाम पर, हरीश रावत इंडिविजुअल रूप में अगर यहाँ पर काम करे और लोगों की इच्छा भी है कि अगर वो चुनाव लड़ते तो उनको जीत हासिल हो सकती थी। लेकिन बहरहाल कांग्रेस का संगठन यहाँ पर नहीं है, उनके बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और इसका जो असर है वो सीधे तौर पर जमीनी कार्यकर्ता पे पड़ता है। लोगों के मन में आता है कि वो अगर कांग्रेस इस तरीके से छोड़कर जा रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। बहरहाल 20 लाख से ज्यादा वोटर हरिद्वार लोकसभा में, हरिद्वार लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो मिजाज है बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है, लोगों से जो बात हुई है। लेकिन बहरहाल वोटर्स जो है सामने नहीं बोलते हैं, क्या मन में होता है और क्या सामने बोलते हैं उनमें दोनों में अंतर होता है। लेकिन देखा जाए तो अब चुनाव जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, चुनाव का जनसंपर्क तेजी से बढ़ रहा है और पार्टी जो यहाँ पर दमखम दिखा रहे, बड़े नेता यहाँ पर चुनाव रैलियां करेंगे, वो भी ये थोड़ा इफेक्ट करेगा। धीरे धीरे जो अंतिम 5 दिन है, यानी 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होनी और जो अंतिम 5 दिन वो बड़े निर्णायक होते हैं, किसा पलड़ा भारी है वो दिखने लग जाता है। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर समस्याओं की बात करें तो किसानों की समस्या है, यहाँ पर जल भराव की समस्या, सड़कों की समस्या है, इसके अलावा रोजगार समस्या लगातार है क्योंकि जो गांव है वहां पर सड़कें ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब देखना होगा कि हरिद्वार जो क्षेत्र है, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में अगर बात करें तो मुस्लिम बड़ी तादाद में है, वो वोट किसको देते हैं। अगर वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं और कांग्रेस को नहीं करता तो उम्मीद ये जा सकती है कांग्रेस को कुछ ही खबर मिल सकती है। लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस के नाम सिर्फ हरीश रावत यहाँ पर पूरी लोकसभा में चुनाव प्रचार करते दिखे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो वो का दावा नेता है, उनकी भी काफी अच्छी पहुंच है जनता के बीच में, जनता उनको चाहती है क्योंकि मुख्यमंत्री भी रहे, उनके दे लगातार रहे हैं, कई योजनाएं उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में दी थी, 4 साल रहे वो। तो अब ऐसे में पार्टी संगठन उनके साथ, आरएसएस उनके साथ है, जो लगातार यहाँ पर उनका चुनाव प्रचार चल रहा है वो भी अच्छा खासा चल रहा है। अगर वो देहरादून के जो पहाड़ी मतदाता है, यानी यहाँ पर हरिद्वार में और देहरादून के 3 सीटों में पहाड़ी मतदाता, जाहिर सी बात है वो बीजेपी से अलग नहीं जाएगा क्योंकि उनका मिजाज बीजेपी के साथ ही रहा है हमेशा। इसके अलावा चाहे वो सैनी वोटर्स हो, प्रजापति वोटर्स हो, ओबीसी वोटर्स हो, इसके अलावा गुर्जर वोटर्स हो, तो ये सभी ना कहीं अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक जनसभा करी थी और उसका इफेक्ट उत्तराखंड की इस लोकसभा में जरूर पड़ेगा क्योंकि ये लोकसभा मुजफ्फरनगर यानी यूपी के बॉर्डर के साथ करती है। अभी 19 तारीख को ही पता लग पाएगा कि कौन किसके पक्ष में जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बीच में है और हो सकता है कि निर्दलीय भी यहाँ पर बड़ी संख्या में वोट करें। हरिद्वार से एनडीटीवी के लिए किशोर रावत।